नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। टाइगर खतरे में है। महाराष्ट्र और देश की राजनीति में शिवसेना का प्रतीक चिन्ह टाइगर है। उसका उग्र स्वरूप ही उसकी पहचान भी है। आमतौर पर शिवसैनिकों को प्रतिबद्ध कार्यकर्ता माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में राजनीति ने ऐसी पलटी खाई है कि एक शिवसैनिक ने बाजी पलट कर रख दी है। मराठी मानुस को सुरक्षा की गारंटी देने वाली शिवसेना के नेतृत्व की राजनीतिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को कहना पड़ रहा है कि ठाकरे परिवार से शिवसेना कोई छीन नहीं सकता और शिवसेना से उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान भी छीना नहीं जा सकता। आखिर ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए? हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की विरासत पर राजनीतिक डाका कैसे पड़ा? इन्हीं पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे विशेष में। शिवसेना का 3/4 से ज्यादा विधायी दल आज पार्टी के बागी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है। बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का साथ देने वाले विधायकों की सदस्यता ही खतरे में पड़ी हुई है। सत्ता के लालच ने बागियों की वापसी की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। अब अगली लड़ाई शिवसेना पर कब्जे की होनी है, जो अदालत और चुनाव आयोग में लड़ी जाएगी। आइए नजर डालते हैं विरासत की इस खास सियासत पर। शिवसेना में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच सांसदों, विधायकों और पार्षदों को लेकर खींचतान का खेल जारी है। फिलहाल उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर होने वाली बगावत को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब पार्टी के पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। ठाणे नगर निगम के 66 पार्षदों के एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के बाद अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। इन पार्षदों ने ठाणे में शिंदे से मुलाकात की। पार्षदों का कहना है कि वे एकनाथ शिंदे के साथ हैं। वो हमेशा हमारा फोन उठाते हैं, यहाँ तक कि पार्टी के मामूली कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। वहीं पूर्व पार्षदों से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी की कि इन सभी नगर सेवकों, शिवसेना पदाधिकारियों और महिला विंग के पदाधिकारियों ने मेरे रुख में विश्वास व्यक्त किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे के रुख और आनंद दीघे के विचारों को आगे ले जा रहा हूं। शिंदे ने दावा किया कि 51 विधायक, जिसमें 40 शिवसेना के और 11 निर्दलीय उनके साथ हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार न केवल अपने अध्यक्ष उम्मीदवार को निर्वाचित करने में सफल रही, बल्कि विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए संकट कई गुना बढ़ गया। सिर्फ विधायक या पार्षद ही नहीं, अब सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। एक दिन पहले शिंदे खेमे के विधायक गुलाबराव पाटिल ने दावा किया था कि 12 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी में हैं। उनके इस दावे के बाद शिवसेना नेता आनंद राव ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना में अपने बढ़ते समर्थन को दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। सीएम शिंदे की ओर से ये तस्वीरें ऐसे समय साझा की गई हैं जब वो पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तस्वीरों में शिंदे को ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई में नागरिक निकायों के शिवसेना सदस्यों के साथ देखा जा सकता है। सीएम शिंदे ने लिखा कि पूर्व पार्षदों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का पालन करने के लिए उनकी पार्टी का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने #रियल शिवसेना का उपयोग करते हुए ट्वीट किया। अधिकांश पूर्व पार्षदों के साथ साथ शिवसेना, युवा सेना, महिला आघाड़ी पदाधिकारियों और ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई के शिवसैनिकों ने मुझसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदू समर्थक विचारों का समर्थन किया। उधर शिंदे गुट के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ठाकरे बेहद हमलावर मूड में नजर आए। उन्होंने कहा, शिवसेना का चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता।
तीर और कमान उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से चुनौती भरे लहजे में कहा कि वे शिवसेना का चुनाव चिन्ह छीन कर दिखाएं। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे का दर्द भी झलका। उद्धव ने कहा, कार्यकर्ता लगातार मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे शिवसैनिकों का मन दुखी है, लेकिन मैं और पार्टी उनके साथ खड़े हैं। शिवसेना के चुनावी चिन्ह को लेकर असमंजस है, लेकिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ किया है कि कानूनी तौर पर भी कोई हमारा धनुष बाण हमसे नहीं छीन सकता। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे खेमे पर हमला करते हुए कहा, मुझे इस बात का अभिमान है कि शिवसेना ने सामान्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया। जो लोग बड़े हो गए वो जा चुके हैं, उन्हें जाने दो, लेकिन आज भी कई लोग सेना के साथ हैं। कितने भी विधायक जाने दो, लेकिन पार्टी हमारी ही रहेगी। शिवसेना मजबूत है, कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी पर जो भी फैसला आएगा उसकी मुझे चिंता नहीं है। जो भी एमएलए मेरे साथ हैं उनका धन्यवाद। शिवसेना को साधारण लोगों ने बनाया, कुछ लोगों के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। उन्हें कोई दिक्कत थी तो मुझसे बोलते। विधिमंडल अलग चीज होती है, लेकिन पार्टी संगठन अलग होता है। जो विधायक मेरे साथ हैं उन पर मुझे अभिमान है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का जिक्र करते हुए कहा कि देश में असत्यमेव जयते नहीं, सत्यमेव जयते है। मुझे ईश्वर और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। लोकशाही का भविष्य कितना मजबूत है ये इस केस में पता चलेगा। उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो बीजेपी ने किया है, अगर 2.5 साल पहले किया होता तो एमवीए का निर्माण ही नहीं होता। जनता सब देख रही है। अगर हम गलत हैं तो जनता हमें जवाब देगी चुनाव में, और वो सही है तो उन्हें जवाब देगी। शिंदे खेमे पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा, आज जो वहां जाकर बातें कर रहे हैं, आपके जरिए मैं उन्हें कहता हूं कि ठाकरे परिवार को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ बगल में बैठे हो और यहाँ प्रेम दिखा रहे हो। आज तक किसी ने ठाकरे परिवार को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। ये जनता देख रही है। इतना खेल करने से अच्छा है कि एक बार फिर से चुनाव लड़ लो, समझ आ जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और प्रतीक पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। पहले भी कई बार पार्टी टूटने के चलते इस तरह के मामले चुनाव आयोग में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग इस बारे में चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 पर चलता है, जो सियासी पार्टियों को मान्यता देने और सिंबल का काम करता है। इस आदेश का पैराग्राफ 15 साफ तौर पर पार्टी टूटने की सूरत में ये व्याख्या करता है कि तब पार्टी का नाम और सिंबल किसे दिया जाए। इसे लेकर कुछ शर्तें हैं, जिन्हें लेकर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कानूनी नजरिए से लड़ाई खासी पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख ठाकरे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व तय करेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे को उम्मीद है कि मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उनकी शिवसेना जीत जाएगी, लेकिन उद्धव खेमे के हाथ से तीर निकल चुका है और फिलहाल 2.5 साल तक शिंदे के हाथ में ही सत्ता की कमान आ चुकी है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर किसी और पार्टी का वजूद दरअसल नहीं चाहती। इसलिए शिंदे के रूप में मराठा वोट बैंक उसे मिल चुका है और फिर कल का क्या, कल किसने देखा है। 56 वर्षों पहले गठित हुई शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे का विरोध भी उनके पिता बाल ठाकरे का नाम लेकर किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे को आज भी बाला साहब ठाकरे कहा जाता है। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को शिवसेना की पहचान बनाई। सारी लड़ाई सत्ता के साथ साथ इसी विरासत को लेकर है। बाल ठाकरे ने कैसे बनाई ये विरासत, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपके सामने है। म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की आमच्या लिहिण्यावरती बंधन येता कामा नये। त्याशी कोणी म्हणतात की आमच्या एका खासदाराला मारलं, जोडणार शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार जर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा।
बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता की राजनीति शुरू कर हिंदुत्व के जरिए शिवसेना को महाराष्ट्र में एक बड़ी सियासी ताकत बना दिया। सन 60 में ही उन्होंने मराठी मानुस की राजनीति की शुरुआत की थी। तब भारत विभाजन के बाद भाषाई सीमाओं के आधार पर कई राज्यों का निर्माण किया गया। उन्हीं में से एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भीतर मराठी भाषी लोगों के लिए एक राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन शुरू हुआ। 1960 में प्रेसिडेंसी को 2 भाषाई राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। इसके अलावा तत्कालीन हैदराबाद राज्य के मराठी भाषी क्षेत्रों को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा गया था। बॉम्बे कई मायनों में भारत की आर्थिक राजधानी, महाराष्ट्र की राज्य की राजधानी बन गई। यहाँ गुजराती और दक्षिण भाषी समुदाय के लोग शहर के ज्यादातर उद्योग और व्यापार पर कब्जा जमा चुके थे। इसकी वजह से मराठी अपने ही राज्य में उपेक्षित थे। उनके लिए नौकरियां मिलना भी मुश्किल था। तब बतौर कार्टूनिस्ट बाल ठाकरे ने एक व्यंग्यपूर्ण साप्ताहिक कार्टून पत्रिका मार्मिक का प्रकाशन शुरू किया, जिसे खासी लोकप्रियता मिली। इसके जरिए बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता जगाने का काम किया। 6 साल बाद 19 जून 1966 को शिवाजी पार्क में एक रैली कर शिवसेना की स्थापना की और अपना पहला राजनीतिक भाषण दिया। मराठी युवक बाल ठाकरे के प्रवासी विरोधी भाषण से बहुत प्रभावित हुए और दक्षिण भारतीयों के व्यावसायिक संस्थानों पर हमले शुरू कर दिए। साथ ही मराठियों को रोजगार देने के लिए दबाव डाला जाने लगा। भूमिपुत्र के नारे से शुरू हुआ शिवसेना का आंदोलन 70 के दशक में हिंदुत्व की ओर झुकना शुरू कर चुका था। इसी के साथ शिवसेना का वर्चस्व भी बढ़ता चला गया। शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा। ये लोकसभा चुनाव थे। 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, किसी पर जीत नहीं मिली। 80 के लोकसभा चुनावों में पहली बार एक सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन मुंबई समेत महाराष्ट्र में शिवसेना एक सियासी ताकत में बदल गई। नौकरी दिलाने से लेकर मराठियों की सामाजिक समस्याओं को हल करने में शिवसैनिकों की भूमिका ने बाल ठाकरे को बेहद लोकप्रिय बना दिया। शिवाजी पार्क में दशहरे पर बाल ठाकरे की रैली में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी। कसली टीका आली, काही वर्तमानपत्र बोलत असली, कोणी काही केलं तरी मात्र आम्ही आणि आमच्या रक्तामध्ये सळसळणारा भगवा रंग कधीही कुठे कुठे फिका पडू देणार नाही। मग निर्णय घ्यायचा की नाही? हो म्हणा म्हणजे निर्णय देतो। आजपासून एकच निर्णय की यापुढे आपण एक कडवट शिवसैनिक म्हणून वागायचं आहे। शिवरायाचे सच्चे पाईक, शिवसेनेचे निष्ठावंत शिवसैनिक, भगव्या झेंड्याचे मानकरी, आणि टीका कशी हो, काही हो, कशी असली तरी कुठेही चलबिचल होऊ द्यायची नाही। बाल ठाकरे के आह्वान पर मुंबई बंद हो जाया करता था। वहीं स्थानीय व्यापारी ट्रेड यूनियनों की वजह से खासे परेशान रहा करते थे। शिवसेना ने यहां घुसपैठ कर ट्रेड यूनियन आंदोलन तोड़ा और अपना कामगार सेना बनाकर पकड़ मजबूत कर ली। असर ये हुआ कि 1968 में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। 140 में 42 सीटें जीती शिवसेना ने। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक से बाल ठाकरे के करीबी रिश्तों ने भी शिवसेना को पनपने की जमीन दी। केवल वसंतराव ही नहीं, बल्कि उनके बाद भी कई कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में बाल ठाकरे का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन शिवसेना ने भी इस समर्थन की पूरी कीमत वसूली। एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। एमएलए ठीक है, वो मानना पड़ता है कि बट इलेक्शन एंड सिलेक्शन में फर्क करना ही पड़ता है। इलेक्शन हो गया, सिलेक्शन मेरा बन गया। लेकिन डेमोक्रेसी में रिमोट कंट्रोल की बात ठीक है। कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? काहे की? यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई, ना कहीं। हिंदुत्व के एजेंडे को जिस आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया, उसके कारण उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा। उनके मुस्लिम विरोध ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा, कभी भी नहीं। और जो है वो हमारे हैं। एक नागरिक के हैसियत से हम इनका हक मानते हैं कि यहाँ रहने का उसका हक है मुसलमानों का। लेकिन आप यहाँ रहेंगे और प्यार पाकिस्तान पर करेंगे, कैसे माने हम? लेकिन बाद में बाल ठाकरे ने मुखर होकर कांग्रेस का विरोध शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने देंगे। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा।
नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ? अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहां जाएंगे लोग, कहां जाएंगे? आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी? नहीं, ये मैं नहीं, मेरे यहां लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। करना है तो इस ढंग से करो, बस। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो हमारे इधर मैंने ये झंझट नहीं रखा है, बिल्कुल नहीं, ना रखूंगा। बाल ठाकरे के इसी बयान को उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी और बागी इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। बाल ठाकरे अपने जीवन काल में एक ही बार गिरफ्तार हुए। 1967 में ठाकरे ने अखबार नवकाल से कहा कि इंडिया में हिटलर की जरूरत है। इसके बाद 1969 में शिवसेना ने दबे हुए महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर को मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने पहली और आखिरी बार ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया। पहले से प्लान था, गिरफ्तार होते ही दंगे हो गए। राज्य सरकार को जेल में बंद ठाकरे से एक हफ्ते से चल रहे दंगों को रुकवाने की गुजारिश करनी पड़ी। 70 से 80 के दशक तक शिवसेना कई नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों पर काबिज हो गई थी। ठाकरे का भाषण देने का अंदाज ही ऐसा था कि फिल्मों में अमिताभ बच्चन और सियासत में बाल ठाकरे को एक ही पॉपुलैरिटी मिलने लगी। बाल ठाकरे के साथ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति जुड़ने में गौरव महसूस करते थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की मुंबई में शूटिंग तक बंद करवा दी, जिसको खासा समर्थन मिला। तो आपातकाल में इंदिरा गांधी का समर्थन किया और 1977 के चुनाव में कांग्रेस का। शिवसेना की असली सियासी ताकत 90 के दशक में बढ़ी। 1989 में सामना का प्रकाशन शुरू हुआ। 1995 में पहली बार बीजेपी से मिलकर महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार बनाई। मनोहर जोशी 4 साल मुख्यमंत्री रहे। What is more important, first get the power. When I'm going to get power, it's my decision. And it is finally decided, something like a policy matter, that whoever has a majority of MLAs, their party, either Shiva Sena or BJP, they will have their chief minister, whoever gets the majority. So why quarrel at this stage when everything is going very nicely, smoothly? फिर जोशी को हटाकर उन्होंने नारायण राणे को सीएम बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिवसेना को महकमे मिले। 1999 से 2014 तक महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठी। इस बीच 2012 में बाल ठाकरे का निधन हो गया, लेकिन बाल ठाकरे के दौर में शिवसेना ने शहर से गांव तक, प्रांत के भीतरी इलाकों तक पकड़ बना ली। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN। बाल ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाकर अपना वोट बैंक स्थापित किया और उसे मजबूत किया। 1990 में बीजेपी से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव भी शिवसेना ने लड़ी। इसमें शिवसेना को 52 और बीजेपी को 42 सीटें मिली। वहीं 2014 आते आते बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अकेले चुनाव लड़कर 122 सीटें जीतकर सबके सामने आई और शिवसेना 63 पर सिमट गई। 2019 में फिर दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ, लेकिन शिवसेना घटकर 53 पर आ गई और बीजेपी को 106 सीटें मिली। कम सीटें मिलने पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अब कमजोर पड़ गई। तब उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसे कभी भी नेचुरल अलायंस नहीं माना गया और शिवसेना में एक बार फिर से बगावत सुलगने लगी, जिसका नतीजा सबके सामने रहा। कट्टर समर्थकों की पार्टी माने जाने वाली शिवसेना में बाल ठाकरे के समय से ही दरअसल बगावत शुरू हो चुकी थी। तब पार्टी के नेता छगन भुजबल और फिर नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। इससे ठाकरे की साख और रुतबे पर कुछ हद तक असर पड़ा और ये कहा जाने लगा कि अब बाघ बूढ़ा हो चला है। लेकिन ठाकरे परिवार की पार्टी पर अभी तक पकड़ अटूट थी और मजबूत थी। राणे के साथ 10 विधायकों ने कांग्रेस में जाने से बीजेपी के नंबर ज्यादा हो गए और शिवसेना के कम रह गए। तब बीजेपी ने शिवसेना से नेता विपक्ष का पद मांगा, लेकिन शिवसेना ने इससे इनकार कर दिया।
दोनों पार्टियों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की बुनियाद यहीं से शुरू हुई। आइए डालते हैं एक नजर शिवसेना में हुई बगावत पर। शिवसेना के बारे में कहा जाता है कि कोई भी शिवसैनिक गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन छगन भुजबल ने इस धारणा को 1991 में तोड़ दिया। 1991 में नागपुर में छगन भुजबल ने शीत सत्र के दौरान 9 विधायकों के साथ पार्टी से बगावत कर दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। जब भुजबल ने बगावत की थी तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। 25 साल से निष्ठावान शिवसैनिक रहे छगन भुजबल को मुंबई का महापौर तक बनाया गया था। दरअसल 1985 से ही भुजबल और बाला साहब के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में 52 विधायक चुनकर आए थे और समझा जा रहा था कि भुजबल को नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उन्हें ये मौका नहीं दिया और मनोहर जोशी को ये पद दे दिया। उस समय शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। 1991 के शीतकालीन सत्र में भुजबल पार्टी से विद्रोह कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हाल ही में भुजबल ने खुलासा किया कि उन्होंने ओबीसी समाज के लिए काम करने के मकसद से शिवसेना छोड़कर अपना करियर जोखिम में डाला। महाविकास आघाडीच्या सरकारकडे त्याप्रमाणे बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही दिल्या, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत याची सुद्धा मला कल्पना आहे, त्या सुद्धा आम्ही मांडल्या। आता बाठिया कमिशनने तो अहवाल पूर्ण करून काल तो नवीन सरकारच्या हवाली केलेला आहे। याच्यामध्ये मी उपमुख्यमंत्र्यांशी सुद्धा बोललो, देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी, आणि त्यांना सांगितलं की तो अहवाल तुम्ही बघा, त्यातला काय त्रुटी वगैरे काय असता कामा नये, आमचं आरक्षण जे आहे हे कायम राहिलं पाहिजे। आणि त्यांनी मला अश्युअर केलेलं आहे की ते भारत सरकारचे जे वकील आहेत तुषार मेहता त्यांना या केससाठी महाराष्ट्राच्या बाजूने उभं करतील आणि त्याच्यामध्ये ते स्वतः लक्ष घालतील असं त्यांनी मी सांगितलं। बाद में छगन भुजबल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हो गए। ये पार्टी में दो फाड़ का पहला मामला था। छगन भुजबल की बगावत के बाद विधानसभा में शिवसेना 52 सीटों से घटकर 34 सीटों पर आ गई थी। इसके बाद नारायण राणे का शिवसेना में बड़ा कद होता गया। 1986 में उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवसेना ज्वाइन की थी। शिवसेना के साथ युवाओं को जोड़ने का श्रेय नारायण राणे को जाता है। युवाओं के बीच उनकी पकड़ ने बाला साहेब ठाकरे को भी प्रभावित किया। संगठन को बढ़ाने की क्षमता को देखते हुए बाला साहेब ने नारायण राणे को चैम्बूर में शिवसेना का शाखा प्रमुख बनाया था। साल 1985 से 1990 तक राणे शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स रहे। साल 1990 में वो पहली बार शिवसेना से विधायक बने। 1996 में वो मंत्री बने। 1996 में बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को हटाकर नारायण राणे को सीएम बना दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे से कम पटरी खाने पर उनका कद छोटा किया जाने लगा, जिससे वे बागी हो गए। जुलाई 2005 को वे अपने साथ 10 विधायक लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। नारायण राणे आज भी शिवसेना को लेकर अपने बयानों में तल्ख रहते हैं। आता पण आपण बघितलं नाही का, काँग्रेसचे सुद्धा कोण मंत्री करायचे आणि कोणाला काय करायचं ते दिल्लीवरूनच त्यांना ओके घ्यावं लागतं की नाही, आहे की नाही? तसा तो ओके घेण्यासाठी त्यांना जावं लागतं ना तिकडे, ते गेले असतील। छोटे मोठे ते ठरवतील कोणाला किती मंत्रीपद, कोणाला किती मंत्रीपद, कुठची खाती कोणाला, कुठची खाती, हे सगळं झाल्यानंतर कोण कोण मंत्री होणार त्याच्यावर परत सुरू राहील। मग त्याच्यावर ओके घ्यावा लागेल, करा त्याने, आमचं काय म्हणणं नाही ना। काय जिथे जिथे त्यांना संशय येतो आहे की बा असं काही झालेलं आहे, सरकार त्यांनी जरूर करावं, आमचं काय म्हणणं नाही। नारायण राणे आज भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पिछले साल बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये मालूम ही नहीं कि आजादी मिले कितने साल हो गए, अगर मैं होता तो तमाचा मार देता। उनके इस बयान के बाद नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद हिरासत में ले लिया गया था। बहरहाल शिवसेना को बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है तो बागी गुटों के हमले झेलने पड़ रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN।
नारायण राणे कभी बाल ठाकरे के इतने लाडले रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया गया, लेकिन जब ठाकरे ने अपनी विरासत उद्धव को सौंपने की कवायद शुरू की तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। छगन भुजबल और नारायण राणे ने बाल ठाकरे के नेतृत्व में राजनीति की। ऐसे में उद्धव से राणे की नहीं पटी और 2005 में पार्टी से वो निकाल दिए गए। शिवसेना की पकड़ मुंबई और कोंकण में सबसे ज्यादा मानी जाती है। वहीं राणे का कोंकण में खासा असर है। पार्टी को वहां काफी नुकसान उठाना पड़ा राणे की वजह से। उधर सत्ता को लेकर सबसे निर्णायक लड़ाई बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को लेकर हुई। राज ठाकरे को उनके अंदाज, मिजाज और भाषण कला की वजह से बाल ठाकरे का सहज उत्तराधिकारी माना जाता था। बाल ठाकरे के बाद शिवसेना की पहचान राज ठाकरे से ही थी, लेकिन जब शिवसेना की विरासत उद्धव को सौंपी गई तो राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए। राज के जाते ही शिवसेना का वो उग्र रूप और आक्रामक छवि जो थी वो टूट सी गई। अब देखते हैं राज ठाकरे की बगावत के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। राज ठाकरे का बोलने का अंदाज और भाव भंगिमा अब भी लोगों को बालासाहेब ठाकरे की याद कराती है। हे आमच्या राजाने शिकवलं। मी आता येत असताना बाहेर देखील आज अजून हजारों लोक आहेत बाहेर। उन्होंने शिवसेना की आक्रामकता की शैली को अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। हालांकि प्रांतीय या उत्तर भारतीय विरोधी छवि का नुकसान उन्हें आज भी उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो शिवसेना से हिंदुत्व का मुद्दा झटकने के लिए लाउडस्पीकर के मुद्दे पर उग्र रूप से सामने आए। हाल के महीनों में महाराष्ट्र में कई जगह मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी गई और मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम चलाई गई। शिवसेना के हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ने के बीजेपी के आरोप को पुख्ता करने में राज ठाकरे ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, बल्कि खुद भी उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाया। यांचं हिंदुत्व नुसतं पकपक 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 एवढ्या पुरतच आहे। यांना दुसऱ्या गोष्टी नको आहेत। त्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांची सभा झाली, काय पोरकटपणा चालू आहे मला काही कळतच नाही। आमचं खरं हिंदुत्व, ह्यांचं खोटं हिंदुत्व। चला वॉशिंग पावडर विकताय का तुम्ही? राणा के जाने के बाद शिवसेना को असली झटका बालासाहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के इस्तीफे से लगा। राज ठाकरे को बाल ठाकरे का राजनीतिक वारिस के रूप में देखा जाता था। ये वही दौर था जब शिवसेना ने 2003 में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर जमकर विरोध किया। दिसंबर 2003 में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट पिच को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसे पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच की मेजबानी करनी थी। तो 2005 में विद्यार्थी शाखा ने भारत पाक वनडे मैच रोकने की कोशिश की। उस समय शिवसेना की मांग थी कि जब तक पाकिस्तान दाऊद समेत 20 आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं कर देता, उसके साथ मैच नहीं खेला जाना चाहिए। लेकिन जब बालासाहेब ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी तो राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। हालांकि उनके साथ एक भी विधायक नहीं गया, लेकिन बड़ी तादाद में कट्टर शिव सैनिक उनके साथ नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल हो गए। समझा जा रहा है कि शिवसेना छोड़ने का दर्द अब भी राज ठाकरे को सताता है। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे की बगावत के पीछे राज को सूत्रधार माना जा रहा है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनने पर राज ठाकरे ने 2 शब्दों की सीख दी, सतर्क रहो और सोच समझकर फैसला करो। उनके इस बयान के खास मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने उद्धव के इस्तीफे पर भी तंज कसा और ट्वीट कर कहा कि जब कोई सौभाग्य को अपनी सिद्धि समझ लेता है, तब वहीं से पतन की ओर यात्रा शुरू होती है। राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर देवेंद्र फडणवीस को सांत्वना देते हुए बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसी लक्ष्य को साधने के लिए धनुष की डोर को पीछे खींचते हैं। राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के निर्देश को माना है और डिप्टी सीएम बनने पर अपनी सहमति जाहिर की है। समझा जा रहा है कि शिवसेना पर शिंदे गुट के कब्जे की रणनीति बनाने में राज ठाकरे की बड़ी भूमिका है।
खुद फडणवीस ने राज ठाकरे को फोन कर विधानसभा में विश्वास मत के वक्त समर्थन देने की अपील की, जिसे राज ठाकरे ने मान लिया। महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे का एक विधायक है। बहरहाल शिवसेना की दलील है कि किसी भी बगावत से शिवसेना को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तय है कि लगातार 3 बार विद्रोह के बाद शिवसेना में वो तेजी नजर नहीं आती जिसके लिए वो पहचानी जाती थी। अंशुमन त्रिपाठी, APN। यूं कहने को तो कहा जाता है कि ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग करके नहीं देखा जा सकता, लेकिन भुजबल, राणे और फिर राज ठाकरे की बगावत से शिवसेना की फायर ब्रांड इमेज टूट गई। हालांकि तमाम परप्रांतियों के हमलों की वजह से राज ठाकरे की नकारात्मक छवि बनी, लेकिन सच भी यही है कि मराठी मानुस की सियासत ने ही राज ठाकरे को राज ठाकरे बनाया। और अब शिवसेना पर हिंदुत्व को छोड़ने का आरोप लगाकर राज ठाकरे उग्र हिंदुत्व की सियासत करने लगे हैं। उन्होंने शिंदे को भी सतर्क रहने और सोच समझकर कदम उठाने की सलाह दी है। सच भी है कि इस बगावत का रूपरेखाकार राज ठाकरे को ही दरअसल माना जा रहा है। छोटे से एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिवसेना की मुश्किलें अब यहीं खत्म नहीं हो रही हैं और उतना ही मुश्किल है एकनाथ शिंदे की राह भी। फिलहाल अब तक का सबसे जोर का झटका ठाकरे परिवार को एकनाथ शिंदे की बगावत से ही लगा है। ठाकरे परिवार कतई सतर्क नहीं था, न ही बगावत के बाद सोच समझकर कदम ही उठा पाया। पिछले 1 साल से शिंदे को केंद्र में रखकर विद्रोह की पटकथा कई बार लिखी और मिटाई गई। आखिरकार ठाकरे परिवार से चूक कहां हुई? बगावत जितने बड़े पैमाने पर हुई उससे शिवसेना नेतृत्व की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठते हैं और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना जिस स्थिति में आज पहुंची है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा उनकी पत्नी की महत्वाकांक्षा और आदित्य ठाकरे की नादानी रही है। मुंबई के चौल में रहते हुए बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को एक राजनीतिक साम्राज्य में बदल दिया और बाद में अपने आवास मातोश्री को शक्ति का केंद्र बना दिया। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे ने उसी मातोश्री का कार्यकर्ताओं से संपर्क काट दिया। अब लगातार मिल रही नाकामियों के बाद उद्धव ठाकरे की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बाकी नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे से मिल पाना आसान नहीं है, जबकि वो शिवसेना विधायक दल के नेता भी रहे हैं। यही आरोप उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर भी लगते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाने के आरोप लगाकर नारायण राणे और राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर चले गए थे। वहीं शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के आरोप लगाए। अभी जिनके पास 50 MLA है जो मेरे पास, और बीजेपी के पास 115 है। ये जो लोगों की परसेप्शन थी, लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अभी तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन एक भूमिका जो बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व नकार दिया, उनके साथ तो हम लोग जा नहीं सकते। ये हमारी भूमिका लेके हम गए, तो बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व की भूमिका को ही बीजेपी ने सपोर्ट करके, जो पब्लिक में परसेप्शन था कि सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी कुछ भी करते हैं, अभी बोल सकते क्या? अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक विचारधारा, एक भूमिका हम लोग ने ली। इसलिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, और निश्चित रूप से इस जो मौका मिला है उसका फायदा जो है लोगों के लिए हम करेंगे सर। शिवसेना विधायक दल की बैठक से ठीक पहले 20 से ज्यादा बाकी विधायकों के साथ सूरत जाने की भनक न लगने से इस बात की तस्दीक होती है कि राजगाज पर ठाकरे की पकड़ न के बराबर थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक 1 साल से ज्यादा वक्त से शिंदे और फडणवीस बगावत की योजना पर काम कर रहे थे और इसमें राज ठाकरे भी शामिल थे, लेकिन शिवसेना नेतृत्व इस खबर से बेखबर रहा। वहीं बगावत के बाद संजय राउत के बड़बोले बयानों और आदित्य ठाकरे की तल्ख जुबान ने भी कम कसर नहीं छोड़ी। संजय राउत ने तो आंख से आंख मिलाने और सामने बैठकर बात करने की चुनौती दी थी। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो।
मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। किस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। हाँ, 2.5 साल से सत्ता में है, मंत्री बनकर बैठे हैं सब। हाँ, सब मलाईदार पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। अब अचानक उनको साक्षात्कार हो गया क्या? है अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। वहीं उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जब अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए तो शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब शिवसेना को 56 और बीजेपी को 106 सीटें मिली थी। लेकिन ये गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि शिवसेना हर हालत में मुख्यमंत्री की गद्दी चाहती थी। उद्धव आज भी ये बात दोहरा रहे हैं कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वादा खिलाफी नहीं करते तो आज बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होता। धोका पोहोचू शकत नाही। मग मुद्दा काय येतो की शिवसेना कोणाची? शिवसेना ही आहे ती आहेच की कोणाचं शिवसेना म्हणजे एखादी काही गोष्ट नाहीये की घेऊन पळत सुटला, कोणी चोरून नेऊ शकेल अशी शिवसेना नाहीये। एक जो फरक आहे की विधिमंडळ पक्ष आणि मी म्हणेन थोडक्यात बोली भाषेत रस्त्यावरचा पक्ष, शेवटी रस्त्यावरचा पक्ष हा जनतेच्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावरती उतरत असतो, जनता त्याला आशीर्वाद देत असते आणि मग त्या पक्षाच्या माध्यमातून हे लोकप्रतिनिधी महापालिका, पालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, विधिमंडळ म्हणजे विधानसभा किंवा लोकसभेत जात असतात। धरून चला की कधी काळी आमचा देखील एकच आमदार होता, अगदी वामनराव होते, छगनराव होते, असे एक होते। तेच जर का गेले असते पक्ष सोडून, ते नंतर गेले भाग वेगळा, पण एक कोणाचा आमदार आहे तो पक्ष सोडून गेला म्हणजे पक्ष संपला का? वहीं शिवसेना में करिश्माई नेताओं का अभाव हो गया है। ये साफ नजर आने लगा है कि उद्धव ठाकरे के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे आदित्य ठाकरे के हाथों में होगी और बालासाहब ठाकरे के साथ काम कर चुके नेताओं के लिए आदित्य ठाकरे के नेतृत्व को स्वीकार कर पाना आसान नहीं होगा। वहीं उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य खराब होने के कारण आदित्य जल्दी ही भागदौड़ थामने की तैयारी में नजर आते हैं। बीजेपी ने शिवसेना के भीतर इन मुश्किलों को अपने फायदे में भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब शिवसेना का अगला इम्तिहान अगले चुनाव में होगा। समझा जा रहा है कि शिवसेना को अगला विधानसभा चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ना होगा। बीएमसी भी हाथ से जाती दिखाई दे रही है, उसे बागियों के गुटों के विरोध से लड़ना होगा। वहीं उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व छोड़ने और उनकी नरम किस्म की सियासी शैली को लेकर भी मुश्किलें हैं, क्योंकि आज के दौर में शालीनता की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर विचारधारा को लेकर शिवसेना को एक राह तय करनी होगी, तो सड़कों पर उतरकर शिव सैनिकों को नए सिरे से कनेक्ट करना होगा। फिर भी जिस अंदाज में उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतरना पड़ा है, उससे उन्हें सहानुभूति मिलने की संभावना नजर आ रही है। उद्धव मध्यविधि चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो संजय राउत कह रहे हैं कि अगर मध्यविधि चुनाव हुए तो शिवसेना वापस आएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छगन भुजबल, नारायण राणे और एकनाथ शिंदे के नागपुर कनेक्शन बगावतों के बीच एक सिलसिले की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन वहीं नए सिरे से जनाधार भी बनाना होगा। कोंकण और मुंबई शिवसेना का मजबूत क्षेत्र है, लेकिन उसे मराठवाड़ा, विदर्भ में आधार को मजबूत करना होगा। अगले चुनावों में जब वो जाएगी तो उसे नए मुद्दे तलाशने होंगे और बताना होगा कि लोग उसे क्यों चुने। वो एक तरफ तो धोखे की बात करेगी, तो ये भी तय है कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के तीर भी पास रखेगी। तब बीजेपी से उसे कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। लेकिन फिलहाल तीर कमान से निकल चुका है और तीर कमान पर कब्जे की लड़ाई भर बाकी है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब तीर कमान को लेकर लड़ाई जारी है और टाइगर को भी निशाने पर लेने की तैयारी है। एक तीर से बीजेपी ने कई शिकार कर लिए हैं। पर्दे के पीछे रहने के बावजूद बगावत के लिए जिम्मेदार कहना कौन है मुश्किल है।
सामने बीएमसी के चुनाव है जिसका बजट महाराष्ट्र के कुल बजट का आधा है। सूबे में भी 2.5 साल तक कब्जा है। शिंदे के बहाने मराठा वोट बैंक भी हासिल होने की उम्मीद है। तो सबसे अव्वल बात यह है कि अब बीजेपी के हिंदुत्व को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। आने वाले कई सालों तक अब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना पर भारी है, साथ ही टाइगर खतरे में है ही। लेकिन फिल्म अभी क्लाइमेक्स पर अदालत और चुनाव आयोग में पहुंचेगी। शाह और मात का आखिरी फैसला वहीं होगा। तो ये कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है। आज विशेष में इतना ही और अगले हफ्ते एक और विशेष लेकर आपके सामने होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।